देखो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग का यानी क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो 2020 का साइंस यानी विज्ञान का पेपर था, जिसका कोड है 824 एन के। इसको जी हाँ मेरे दोस्त, इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानता हूँ आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो पहले उन क्वेश्चंस को थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर लूँ। देखिए, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट होगा कि भैया इस साल का जो पेपर पैटर्न है वो तो चेंज हो चुका है, तो क्या हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर मतलब लगाएं, क्या लगाना वो सही रहेगा? तो मैं बोलूँगा जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि देखो, आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, न कि आप लोग का बुक चेंज हुआ है। ठीक है, अगर बुक चेंज होती तो हाँ बोल सकते कि थे कि प्रीवियस ईयर पेपर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुक तो चेंज नहीं हुई है। जो क्वेश्चन पीछे आया करते थे वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, इस बार का यानी 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें आप सब लोग जानते हो कि थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनकी संख्या इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। बाकी और सारे तो क्वेश्चन लगभग वैसे ही हैं जो मतलब पीछे पूछे जाते थे, 4 मार्क के 6 मार्क के। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी के क्रम में मैं आपका ये साइंस का पेपर लेकर आया हूँ 2020 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। देखिए, जितने भी आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2020 के पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। क्योंकि देखिए, जो एक साल पीछे वाले पेपर होते हैं ना, यानी जो अभी 2022 का आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसके बहुत कम ही क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। लेकिन जो उससे पीछे के यानी 2020 या फिर 2019 के जितने भी पेपर हैं, उनका क्वेश्चन भर भर कर इस साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो मैं विज्ञान ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का। और देखिए, विज्ञान में कई कोड का पेपर होता है, आप लोग सब जानते हो। विज्ञान नहीं, हर सब्जेक्ट में कई कोड का पेपर होता है, तो हर एक कोड का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप केवल चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। तो चलो, बहुत सारा मतलब हमने बातें कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पेपर कोड आप लोग याद रखिएगा, 824 एन के। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि देखो, एक वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं पेपर सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरे लिए भी काफ़ी मतलब बोरिंग टाइप की हो जाएगी, और आपके लिए भी काफ़ी लंबी वीडियो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं कम से कम 3 या 4 पार्ट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, ठीक। और देखिए, टाइम बचत के लिए मैंने पहले से ये सारा चीज़ें जो सॉल्यूशन है उनको पहले से ही लिख रखा है, इसको मैं केवल आपको समझाता जाऊंगा, ठीक। तो चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो इसके शुरू में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और इधर मैं आता हूँ। इधर तो सब ये निर्देश लिखे हुए हैं, चलो इसको छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, शुरू में कुछ चार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ओके, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, इसका आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इस अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है आपको अगर आपके माइंड में है तो आप उसके अनुसार भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो अवतल लेंस है उसके द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी सीधा वो छोटा बनता है। तो इसमें आभासी सीधा वो छोटा आप लोग देख सकते हो, यह थर्ड ऑप्शन है, आभासी सीधा वो छोटा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी सीधा वो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। चलो, इसमें आप लोग का सेकंड प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, हम लोग किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको स्पष्ट कैसे देखते हैं? जब उसका हम लोग की जो रेटिना होती है, आंखों में रेटिना होती है, आप सब लोग जानते हो। तो रेटिना पे अगर उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम स्पष्ट देखते हैं। और अगर आंखों में कोई रोग हो जाए, ठीक है, कोई दोष उत्पन्न हो जाए, और सामान्यतः दो दोष उत्पन्न होते हैं, आप सब लोग जानते हो कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको थोड़ा चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो हम लोग के आंखों के अंदर ये हम लोग की रेटिना है, मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये हम लोग की क्या है, ये हम लोग की रेटिना है, ठीक। अगर हम लोग की इमेज इस पे मतलब कोई भी इधर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसकी इमेज एकदम हम लोग की रेटिना पे बने तो हम लोगों की आंखों में कोई दोष नहीं है और हम लोग की ये वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर समझिए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बन जाए, यानी यहाँ पे मान लो प्रतिबिंब बन जाए, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है यानी रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का यही दोष जो यहाँ पे है ना, दूरदृष्टि दोष, वो
उत्पन्न हो जाएगा इस आँख में। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। क्या बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और आप निकट में याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के आगे बनता है, यानी रेटिना के पहले भी इसको आप बोल सकते हो। क्लियर? तो इन दो बातों को आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष के कारण या दूरदृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ रेटिना के पीछे, ये ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले या आगे। ठीक। और अगर स्वस्थ आँख है तो उसका तो प्रतिबिंब सिंपली रेटिना पर बनेगा। तो चलो, ये आप लोग का ख का ये थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष बोल रहा है तो दूरदृष्टि दोष में वस्तु कोई भी मतलब वस्तु हो गई, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। चलो अगला हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। अगला हम लोग का इसका ग प्रश्न है, इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ओके, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। ओके, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। चलो इसको पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पे दो मैंने तार ले लिया। पहला ये हम लोग का ये एक पहला तार हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है। और ये हम लोग का दूसरा तार हो गया। दो मैंने यहाँ पे चलो ये तार बना लिया। ठीक। ये पहला, ये दूसरा तार हो गया। हमें क्या करा कि चालक तार जिनके, दो चालक तार, ये पहला ये दूसरा तार, ठीक, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ओके, मतलब दोनों के पदार्थ समान है। अगर ये लोहे का है तो ये भी लोहे का है, अगर ये तांबा का है तो ये भी तांबा का है, मतलब दोनों समान पदार्थ के बने हुए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। पदार्थ ही नहीं, पदार्थ के अलावा इनकी जो लंबाइयाँ है यानी लेंथ है, इसकी लंबाई है एल और एल इसकी दोनों की समान है। यानी अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है। क्लियर? इनके व्यास भी समान है, क्योंकि यहाँ पे तथा व्यास समान है। व्यास मीन्स इसकी ये मोटाई जो है दोनों की समान है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इनकी सारी चीज़ें समान हैं, तो हम लोग का इन दोनों का जो प्रतिरोध है वो भी समान होगा। प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है, अगर इसका प्रतिरोध 4 ओम है तो इसका प्रतिरोध भी 4 ओम है। अगर इसका 20 ओम प्रतिरोध है तो इसका भी जो प्रतिरोध है मान लो 20 ओम होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की जो लंबाइयाँ है या फिर व्यास है या फिर दोनों पदार्थ है वो क्या है, समान है, इसलिए उनका प्रतिरोध भी समान होगा। तो यहाँ से मतलब हमें ये निकलता है यहाँ से यहाँ तक बात से कि इनका प्रतिरोध समान होगा दोनों का। अब आगे पढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक है। चलो इनको हम लोग पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं। तो मैं पहले मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये जो पहला तार है इसका जो प्रतिरोध है x है। ठीक है। तो अगर पहले तार का प्रतिरोध x है तो दूसरे का भी प्रतिरोध x होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई या फिर व्यास और दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक। तो पहले का जो प्रतिरोध है वो x है, तो दूसरे का भी जो प्रतिरोध होगा वो x होगा। ये R1 हो गया, ये R2 के लिए। ठीक। अब चलो पहले इनको क्या देखो, अब उसके बाद है कि किसी परिपथ में पहले इनको श्रेणी क्रम में, इनको पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में। चलो हम बारी बारी से पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, उसके बाद समांतर क्रम में। तो देखो आप श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हो, श्रेणी क्रम आर, यहाँ मैं श्रेणी लिख देता हूँ। ठीक है। आर श्रेणी इक्वल टू, आप लोग जानते हो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना भी प्रतिरोध हो RN यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का। ठीक। तो यहाँ पे R और यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले तार के लिए R, पहले तार के लिए आप समझिएगा R श्रेणी क्रम, क्योंकि ये इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सॉल्व करने की हमको जरूरत है। तो श्रेणी क्रम में जो चलो हम लोग जोड़ लेते हैं। केवल हम लोग ने देखा कि हाँ कितने प्रतिरोध है, दो तार हैं और जिनका प्रतिरोध x है, तो यहाँ पे हम लोग केवल दो ही लेंगे, तो x प्लस एक्स और ये बराबर हो जाएगा आप लोग का क्या, 2x। ओके, यानी हम लोगों ने देखा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना आया, हम लोग का 2x आया। अब चलो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, और समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn, यानी जितने भी हम लोग के प्रतिरोध हो गए उनको हम लोग ले लेते हैं। ठीक। तो यहाँ से हम लोग का केवल दो प्रतिरोध है तो दो ही को जोड़ेंगे। तो चलो यहाँ से 1/r और इसको समांतर यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन चलो लिख देता हूँ, बराबर 1/r1, R1 यानी पहला प्रतिरोध x प्लस 1/r2 यानी दूसरा प्रतिरोध भी x है। अब चलो आगे कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो 1/r इक्वल टू, यहाँ पे मैं r ही लिखता हूँ, बार बार ये समांतर नहीं लिखता हूँ, ठीक। वो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो ये देखो आधार समान है तो ये जुड़ जाएगा, ऊपर का 1 1 2 हो जाएगा, आधार यही हो जाएगा x, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि इसको हम लोग बदल देंगे पूरा का, मतलब इसको, इसका मतलब पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आर बटा यहाँ वन, तो वन का कोई मतलब नहीं, वन से भाग दोगे तो आर ही होगा, ठीक है। और आर ये कैसा है, समांतर, और ये बदलोगे तो x/2 हो जाएगा। यानी जब हमने दोनों प्रतिरोधों को पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हम लोग का कुल प्रतिरोध 2x आया, ठीक। और जब हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध x/2 आया। अब देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि हमने देखो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया। चलो पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया तो 2x आया कुल प्रतिरोध, और जब हमने समांतर क्रम में मतलब जोड़ा तो x/2 कुल प्रतिरोध आया। आगे क्या है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। ओके, यानी जब हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा और समांतर क्रम में जोड़ा तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो चलो सबसे पहले तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें हीट यानी ऊष्मा का हमें क्या होगा कि यहाँ फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी प्रतिरोध के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग के विद्युत वाले चैप्टर के बाद एक ऊष्मा वाला चैप्टर है उसमें कि H इक्वल टू V²/R/T, ये आप लोगों ने फार्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक। ये आपका हीट का फार्मूला है जिसमें आपका देखिए यहाँ पे प्रतिरोध अवेलेबल है, और ये भी क्या है, विभवांतर है, और टी यहाँ पे समय है। तो मान लो यहाँ आर एच, मैं सॉरी ये आर मैं बोल रहा हूँ, एच मैं ये पहले के लिए ले रहा हूँ, इसके लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए, यहाँ पहले यानी श्रेणी क्रम के लिए, ठीक। तो पहला मैं श्रेणी वाला लिख लेता हूँ, श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोध के लिए। अब देखो तो यहाँ से हम लोग का V², तो V² का तो मान V क्या है, विभवांतर, ये अवेलेबल नहीं है तो इसको इसी तरह रहने देता हूँ, बटा में यहाँ पे देखो आर, तो आर श्रेणी क्रम वाले के लिए कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2x रख देता हूँ, और इंटू ये t है तो t रहने देता हूँ। अब देखो ये हम लोग h यानी हीट निकाल लिए, ये श्रेणी क्रम वाले के लिए। अब हीट निकालते हैं हम लोग समांतर क्रम वाले के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसके लिए भी फार्मूला यही मतलब उपयोग हम लोग करेंगे, कौन सा, V²/R/T, लेकिन यहाँ पे R की जगह क्या रखेंगे, R की जगह ये समांतर क्रम का जो प्रतिरोध है उसको रखेंगे, तो ये V²/R की जगह पे x/2 रखेंगे, और इंटू ये t है तो t। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो V² इंटू t, और देखो ये x/2 है तो इसको ध्यान देना, ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ओके चलो यार, गला सूख जा रहा है बोलते बोलते। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो V² इंटू टी हो गया, V² इंटू टी, 1 मिनट। ओके चलो फाइनली पानी पीना पड़ा, ठीक है। चलो पानी पी कर आ गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये V² इंटू टी है तो ये V² इंटू टी मैंने लिख दिया, और बट्टे में ये x/2 है तो ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, तो ऊपर जाएगा पलट कर, यानी x/2 है तो 2/x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 आगे ले लेता हूँ, 2V² इंटू टी बट्टे में ये x, कुछ ये इस प्रकार हो गया समांतर क्रम वाले के लिए हीट, ठीक है। और ये हमने देखा यहाँ पे ये श्रेणी क्रम के लिए हीट। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा यानी वही हीट का अनुपात होगा। तो चलो इसका अनुपात यानी दोनों को बट्टे कर देते हैं, यहाँ पे h श्रेणी बटा में h समांतर, तो h श्रेणी का मान क्या है, वो है V², ठीक है, V² बट्टे में 2x और इंटू टी यानी ये ऊपर गुणा है, ठीक है, और होल बट्टा में इसके नीचे मतलब ये वाला यहाँ पे बट्टा, ठीक। क्या H समांतर, तो H समांतर का मान 2V² बट्टे में x है, तो बट्टे में x इसके कर लेता हूँ। अब देखो मेन वाला बट्टा हम लोग का ये है, अब ये भी क्या होगा कि ये वाला ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये V² इंटू टी बट्टे में 2x है, ये ऊपर वाला मैंने यहाँ पे किया, और ये नीचे वाला ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, तो ये गुणे और पलट जाएगा, तो ये 2V² नीचे हो जाएगा और x ऊपर हो जाएगा, तो x बटे में 2V² इंटू टी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, V² यहाँ पे कट गया, टी कट गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे 2x है और ये x है, तो x कट गया, और ये 2 दूना का 4, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे ये 2 दूना का 4, यानी हम लोग का फाइनली जो अनुपात आया
मतलब हीट का यानी ऊष्मा का श्रेणी क्रम में और ऊष्मा का समांतर क्रम में वो 1/4 यानी इसको आप 1/4 लिख सकते हो। तो देखो ये काफ़ी बड़ा प्रश्न था, इस तरह इसको सॉल्व करना होता है। देखो एक्चुअली मुझे समझाते समझाते इतना टाइम लग गया और मैं ये एक एक बातें लिख रहा हूँ। ये लिखने का इतना मतलब ज़रूरत थोड़े है, आपको तो फटाक फटाक कैसे भी इसका आंसर निकालना है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप देखना इसका मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको 1 मिनट नहीं 2 मिनट मानता हूँ। 2 मिनट में आप आंसर निकाल लोगे अगर समझ गए होंगे तो अच्छे से तो ठीक। चलो ये हम लोग का ये प्रश्न हो गया। इसके बाद ये इसका गौ के बाद घ प्रश्न कर लेते हैं चौथा, कि बिजली के बल्ब का तंतु यानी वही फिलामेंट बना होता है। सीधे सीधे आप याद रखना कि टंगस्टन का, ठीक है, नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का या टंगस्टन का, तो टंगस्टन का, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन से ये कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है यानी फिलामेंट, यानी जो आप लोगों ने देखा होगा जो मतलब जलता है, आपने वो 10 रुपये वाला पीला वाला बल्ब देखा होगा, उसमें जो वो तार होता है ना, वो वही तार टंगस्टन धातु का बना होता है। ये चौथा ऑप्शन से ये ठीक। चलो उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं और इधर जो भी प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट इसको मैं मोड़ लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं और इसका क है प्रश्न यहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये शायद प्रश्न मैंने 2018 में बोर्ड एग्जाम अपना, मैं खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और 2018 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 10th क्लास का, शायद हाँ 2018 में ही दिया था, 20 में शायद 12 का दिया था। तो यहाँ पे देखो ये मतलब ये क्वेश्चन मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, काफ़ी लड़कों को कन्फ्यूज भी करता है। यहाँ पे क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। ओके, ये माध्यम ए है और ये माध्यम बी में प्रवेश करती है। ऊपर ये माध्यम ए है, ये जो रेखा है इसके ऊपर मतलब ए माध्यम है और इसके नीचे बी माध्यम है, तो माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन होगा। ओके, इस चित्र को देखकर हमें बताना है कि कौन सा माध्यम अधिक सघन होगा, सघन विरल, ठीक। दो चीज़ें होती है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। जैसे सघन विरल, इसको समझाने के लिए मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। जैसे देखो जैसे कांच है, एक कांच है और एक और कोई पदार्थ जैसे जल है, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो कांच के मतलब जो अणु है पास पास होंगे अपेक्षा जल के, तो कांच सघन माध्यम एक तरह से बोल सकते हैं। और जो एक हमने क्या लिया था उदाहरण, पानी, हाँ जल लिया था, तो जो जल के जो अणु होंगे दूर दूर होंगे, यानी जल वहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम में। लेकिन इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम तो आप समझ गए कि सघन का मतलब क्या है, विरल का मतलब क्या है, ठीक। लेकिन इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो चलिए उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे हमें देखिए किरण ए से बी में प्रवेश करती है, चित्र को देखकर हमें बताना है कि कौन सा सघन है और ओके कौन सा सघन है, केवल सघन बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखोगे तो यहाँ पे ये आप लोग की एक देख रहे हो आपतित किरण आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके इधर ये प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे माध्यम पहले में आकर और माध्यम सेकंड में यहाँ पे आ रही है और ये आप लोग का अभिलंब होता है, ठीक। तो देखो यहाँ आ रही है तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो अभिलंब से दूर कब हटेगी, आप ध्यान देना, ये माध्यम अगर मतलब काफ़ी इसके अणु दूर दूर हैं तभी तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। अगर ये मतलब इसके अणु पास पास होते, जटिल होते, तो ये सीधे निकलती या फिर इधर झुकती। क्लियर। तो अगर आप लोग इस बात को समझ जाइए, ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, अगर अभिलंब से क्या होगी कि दूर हटेगी, तो वह माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। और अगर अभिलंब की ओर झुकेगी तो वह माध्यम सघन होगा। तो यह दूर हट रही है, अभिलंब से इधर प्रवेश करी तो देखिए ये दूर हट रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये माध्यम विरल हो जाएगा और ये सघन हो जाएगा। तो यहाँ हमें कौन सा माध्यम अधिक सघन होगा, तो भाई ये माध्यम सघन होगा, ठीक है, ये विरल होगा। या दोनों को अगर सघन सघन बोले तो ये अधिक सघन होगा और ये मतलब थोड़ा कम सघन होगा। बाकी इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा सॉल्व कैसे करना है, तो चलो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क का उत्तर ऐसे दाकर और लिखोगे और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क ये है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आपको करना है। आप यहाँ लिखोगे कि आपतन कोण I इक्वल टू, और यहाँ पे आप लोग ध्यान देना
यहाँ पे देखो, इसको ये आती है और यहाँ टकराती है तो इसको आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ अभिलंब और जो किरण के बीच में बना कोण यानी ये वाला कोण होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये कोण तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन ये कोण मालूम है हमें, ये कोण दिया हुआ है ये 60 अंश है, तो ये पूरा कोण 90 अंश का होगा क्योंकि ये अभिलंब है और ये एक सीधी रेखा है, तो ये लंब है, तो ये 90 अंश का पूरा कोण होगा। तो ये से 60 दे दिया है, तो ये कितना होगा, 90 में से घटा दोगे तो 70 80 90 30 अंश का होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला कितने का होगा, 30 अंश का। और यहाँ देखो, यहाँ हमें ये वाला कोण दिया है, ये नहीं दिया है हमें अभिलंब और इसके बीच में, तो ये कोण निकालना पड़ेगा ना, तो इस कोण को हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये पूरा कोण 90 अंश का होगा, तो ये 45 पहले से दिया, तो ये भी 45 का होगा क्योंकि 45 45 90। तो इसको आप लोगों को कैसे इसमें लिखना है, तो इसमें देखो, इसमें आपको ऐसे कुछ इस प्रकार लिखना है, क का उत्तर ऐसे दाग दीजिएगा और आपतन कोण लिखिएगा। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा कि 90 माइनस 60 अंश इक्वल टू 30। ठीक, 30 अंश। और अपवर्तन कोण देखिए, ये क्या है, ये आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, तो यहाँ जो बना कोण है वो क्या है, वो कोण है आपतन कोण। और यहाँ सेकंड माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ जो ये कोण बन रहा है अभिलंब और इस किरण के बीच, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो अपवर्तन कोण आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस 45 अंश इक्वल टू 45 अंश। ठीक, अब देखो, यानी यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख देना है यहाँ दोनों के मतलब कर कर कि अभिलंब के साथ बना कोण, ये अभिलंब के साथ बना कोण है 30 अंश और ये 45 अंश दोनों। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में कि जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो सिंपल है कि अगर माध्यम बी क्या होगा, वो मतलब कम सघन होगा, विरल माध्यम होगा एक तरह से। तो हम बोल सकते हैं कि अतः माध्यम ए अधिक सघन माध्यम होगा। क्लियर, या इससे भी पहचाना जा सकता है कि ये पहला मतलब है मतलब वो 30 अंश है और ये 45 अंश है, मतलब ये ज़्यादा अभिलंब से दूर भागी है, यहाँ से ये ज़्यादा अभिलंब से दूर भागी है और ये कम भागी है, इसका मतलब ये ज़्यादा दूर भागी है, तो ये वाला माध्यम अधिक मतलब विरल है, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला आंसर हो जाएगा आपका पहले का। इसको आप इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी इसमें आगे क्या बोला है, आगे देख लो, आगे बोला है हमें कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सापेक्ष बी ओके अधिक सघन है। उसके बाद बोल रहा है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, माध्यम ए यानी जो ये ए वाला माध्यम है, ठीक है, उसके सापेक्ष माध्यम बी का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखो, किसी भी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम लोग स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्नेल के नियमानुसार अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू वो हो जाएगा साइन आई साइन बटा साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक एन इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर, आपने यह फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक, अब देखो साइन आई, तो साइन आई के जगह पे क्या लिखोगे, साइन आई डिनोट करता है, आई मीन्स क्या, आपतन कोण और आर मीन्स अपवर्तन कोण। ठीक, तो आपतन कोण क्या था, 30 अंश, यहाँ पे हमने देखा ना ये 30 अंश, और अपवर्तन कोण ये हम लोग को 45 अंश हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ये वाला। ठीक, तो उसको रख देंगे। तो चलो हमने इधर रख रखा है, इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल, एक मिनट। ओके, इसमें नहीं, इसको साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने रख रखा है एन इक्वल टू साइन 30 अंश, ठीक है, और साइन ये 45 अंश। तो चलो अब इसको हम लोग साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो गया, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये नीचे 1/√2 है, ये बट्टे के तो ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा कुछ इस प्रकार। और इसमें ये गुणा होगा तो ये 1 में गुणा होगा तो वही √2 ही रहेगा, और 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 ही होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। बाकी यहाँ भी यह भी आप आंसर छोड़ देते हो तो सही है, लेकिन चलो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो इसके लिए √2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि √2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा हम लोग कर देंगे। तो गुणा करेंगे √2 से ऊपर भी, √2 से नीचे भी। तो यहाँ देखो ये √2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 यानी रूट में 2 गुणे 2 यानी जोड़ा बन गया, तो एक बाहर निकल जाता है, तो 2 बाहर निकल गया, और ये गुणा होगा तो 2√2 हो जाएगा, और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो 1/√2 में हम लोग का बचेगा, यानी हम लोग का एन यानी अपवर्तनांक 1/√2 यानी √2 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर है? चलो ये दूसरे का क भी मतलब हो गया, दूसरे प्रश्न का जो क था। अब इसका हम लोग ख देख लेते हैं। ख प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हो। ख प्रश्न है
कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा रुको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पे है, 80 सेमी दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये आँख है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है तो मतलब उसका जो मतलब देखने की क्षमता है यानी दूर बिंदु है वो अधिक से अधिक कितनी है, 80 सेंटीमीटर एक तरह से है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये तो गड़बड़ है भाई। किसी भी मतलब आँख के लिए आप जानते हो कि दूर बिंदु क्या होता है, वो अनंत होता है। हमने कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा है कि मतलब कोई वस्तु कितनी भी दूरी पे हो हम लोग की आंखें उसे देख सकती हैं। तो मतलब एक तरह से हम लोग की जो मतलब आँखों की मतलब दूर बिंदु माना गया है वो अनंत माना गया है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो 80 सेंटीमीटर ही है, मतलब इसके आँख में दोष है कोई ना कोई, इसीलिए 80 सेंटीमीटर दूर ही बस दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग के लिए u बराबर क्या होगा, u बराबर हम लोग का इनफाइनाइट रखेंगे। मतलब जो वस्तु होगी, वस्तु की दूरी तो इनफाइनाइट होगी भाई, कहीं भी हम लोग वस्तु रखेंगे हमारी आंखें देख लेंगी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या है कि वो मतलब जो प्रतिबिंब केवल 80 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है या बन सकता है, ठीक। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी एक तरह से वो क्या होगी 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तो उस दोष को संशोधित करने के लिए हमें किस लेंस की मतलब प्रकृति और उसकी क्षमता हमें पूछ रहा है कि लेंस कौन से लेंस का हम लोग यूज करेंगे और उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एफ ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो हमें यू मालूम है, वी मालूम है, एफ मालूम करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको हम लोग मैं समझा देता हूँ। देखो आप लिखोगे ख उत्तर ऐसे कि दिया है u बराबर इनफाइनाइट और v बराबर 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर माइनस 80 दिया है क्या, एक मिनट, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है यार, इस ये नहीं, ये गलत मैंने कर रखा है, एक मिनट। ओके चलो, नहीं मैंने देख लिया, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्यों यहाँ पे माइनस लिखा गया है। देखो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि पीड़ित नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पे है, नेत्र के सामने वस्तु अवेलेबल है यानी आगे, और नेत्र के सामने मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। आप लोगों ने ये लेंस वाले मतलब आप लोगों ने जो दर्पण ऊपर पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इधर जो रखी बाएं तरफ जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो उसी के क्रम में ये लिया गया है, दूरी निगेटिव लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये निगेटिव लिया गया है। अब कहोगे कि तो यू तो भी निगेटिव होना चाहिए, तो हाँ निगेटिव यू भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट है तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलो आगे हम लोग तब इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1/f लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, तो 1/v, v के जगह पे आप माइनस 80 रख लोगे और ये माइनस, और 1/u, u के जगह यहाँ पे इनफाइनाइट रख लोगे। अब देखो 1 में आप इनफाइनाइट से भाग दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू ये माइनस मतलब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये आगे आ जाएगा, -1/80 हो जाएगा, और ये पूरा आप बदलोगे मतलब पलटोगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो f इक्वल टू -80 आ जाएगा। यानी ओके यार, हाँ थोड़ा गला बार बार दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ये सर्दी उर्दी है इसलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से f इक्वल टू -80 आ जाएगा, ठीक है, -80 और कैसा सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर था। तो अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग इसको करते हैं, आगे इधर मैं आ जाता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। एफ हम लोग का क्या आया -80, तो यहाँ पे लिख दोगे कि अतः फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे माइनस मत लिखो, ठीक है, चलो माइनस लिख लो, -80 सेंटीमीटर होगी, या 80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके आगे देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा मतलब यहीं पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर फोकस दूरी निगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही हो, तो आप लोग यहीं से समझ सकते हो कि जो मतलब जो लेंस होगा वह क्या होगा, वो अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की ही फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो चलो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की यहाँ पे -80 सेंटीमीटर आ गया। आगे हम लोग क्या करना है कि हमें लेंस की क्षमता फाइनली ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में बोला था कि लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो चलो हम लोग याद कर लेते हैं।
तो यहाँ से आप लिखो कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता जो P इक्वल टू होती है वो 100/f होती है, और यह 100 मतलब ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक, तो 100/f यानी जो f हम यहाँ पे लेंगे वो भी सेंटीमीटर में ही लेंगे, तो बराबर ये 100 यानी 100 और बटा f के जगह पे -80, तो यह -80 हमने रख लिया। ठीक, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये सब कटने के बाद आप लोग का क्या आएगा -5/8। ये नीचे माइनस ऊपर, नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी -5/4। ठीक, अब यहाँ 4 से आप भाग दोगे तो ये आपका हो जाएगा -1.25, और यहाँ डी लिखा है यानी डायोप्टर, क्योंकि देखो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है -1.25, यानी जो मतलब हम लोग की लेंस लगेगा जिससे उस व्यक्ति को जो मतलब 80 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख पा रहा था वो अनंत तक देख सके, उसके लिए 1.25 डायोप्टर का उसकी आंखों में लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, और कैसा लेंस, तो यहाँ देखो ये निगेटिव चिन्ह ये डिनोट करता है कि अवतल लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ लिख लोगे कि अतः उस व्यक्ति को, यहाँ माइनस मत लिखो, 1.25 डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो हमें दो चीज़ें पूछा था कि मतलब उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, तो 1.25 क्षमता का होना चाहिए, और मतलब कैसी प्रकृति होनी चाहिए, तो अवतल लेंस प्रकृति होनी चाहिए। ठीक, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए प्रकृति पूछ रहा था, और हमें सॉरी ये नहीं है, लेंस की प्रकृति पूछ रहा था और उसकी क्षमता पूछ रहा था, तो प्रकृति कौन सा लेंस होगा, इसका मतलब अवतल लेंस होगा, और उसकी क्षमता क्या होगी, तो ये है यहाँ पे 1.25 डायोप्टर, सिंपल। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब चलो अगला क्वेश्चन है छोटा सा, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, 2 मार्क का। चलो इसको कर लेते हैं, उसके बाद ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और इसमें जो अथवा वाला प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे देखो लिखा गया साहब, कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब जैसे जो वायुमंडल है कई परतों में बटा हुआ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन भी आता है कि हवाई जहाज़ें किस मंडल में उड़ती हैं, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है एग्जैक्टली मैं भी बोल रहा हूँ, शायद समताप मंडल में उड़ाई जाती हैं। तो वही कह रहा है कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, जिस कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। सिंपल ये आंसर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप इसको लिख सकते हो। ठीक, चलो ये ग का उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। अगला हम लोग का चौथा प्रश्न आता है। अगला हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 3 आता है क्या, ये क्या यार, ये क लिखा है, ग के बाद सीधे क, यानी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 होगी। मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रश्न ये 3 होगा, 3 का क यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे 3 का क होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे 2 का क लिखा है, तो इसका हमने 3 इसमें देख लिया, तो ये 3 का क होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो तीसरे में 2 प्रश्न दिया हुआ है, ये क और ये प्रश्न दिया हुआ है, और ये 4 मार्क का है, और इसमें अथवा दिया है, और एक और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। हम देखो हम लोगों को यहाँ आपके एग्जाम में केवल ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ये आपका मन, लेकिन भाई यहाँ हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से इन दोनों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक, तो ये तीसरे का क प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसका क का उत्तर। यहाँ पे अब देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यहाँ देखो हम लोग का क्या दिया है, अवतल दर्पण दिया है, और हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, यानी फोकस दूरी ये दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ अगर अवतल दर्पण दिया है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक मतलब ये होती है, ये हमेशा ये निश्चित है। ठीक, चलो क्योंकि देखो ऐसा क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में ना क्या होता है कि इसका फोकस जो होता है बाएं तरफ होता है, और बाएं तरफ जो भी दूरियां होती है वो निगेटिव ली जाती हैं, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, दाएं तरफ होता है, और दाएं तरफ जो भी दूरियां ली जाती है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक ली जाती है, इसलिए। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है
कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ओके, अवतल दर्पण के सामने यानी जैसे ये मान लो दर्पण है, ठीक है, तो इसके सामने ही यानी इधर ही क्या रखी हुई है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब एक कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, क्या देखो यहाँ पे लिखा है ना, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी दर्पण है, इसी के सामने 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु भी इधर सामने रखी हुई है इसके बाएं तरफ, तो वस्तु की दूरी भी आप लोग ऋणात्मक लोगे। क्लियर, और उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, ओके, बनने वाले हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा हमें आकार यानी उसका आकार यानी वही लंबाई ज्ञात करना है। चलो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो दिया है चीज़ें उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो हमें ये यू दिया है, यू, हाँ, सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 लंबाई की वस्तु रखी है, ओके, ये यू है, भी नहीं है, इसको ध्यान रखना, यू है, ओके। यू हमें दिया है, मतलब एक अवतल दर्पण है, ठीक है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो सामने रखी है, सामने करने का मतलब इधर, तो भाई इधर की दूरी हम लोग सब निगेटिव लेते हैं, आप सब लोग जानते हो, तो हो जाएगी -30, ओके। एफ हम लोग का फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए हमेशा निगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग निगेटिव यहाँ पे लिख लिए 15 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है ना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक। और यहाँ पे भी हमें नहीं दिया है, भी इक्वल टू, हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, यानी वही भी का मान, प्रकृति तथा आकार यानी उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें आई का भी मान ज्ञात करना है क्योंकि उसका आकार पूछा है, यानी लंबाई यानी इमेज की लंबाई पूछा है, ठीक। और ओ हमें दिया है, यानी वस्तु की, हमें ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक। तो जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब चलो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। बाकी इसको हमने निगेटिव किया, इसको क्यों निगेटिव लिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु हम लोग के दर्पण के सामने रखी हुई है, सामने मीन्स वही बाएं तरफ, तो भाई बाएं तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनका हम लोग चिन्ह निगेटिव लेते हैं, और अवतल दर्पण में तो जो फोकस दूरी होती है वो बाएं तरफ ही होती है, यानी ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो इधर ही वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो इधर रखी हुई है, तो इधर की दूरियाँ हम लोग की क्या होती है, वस्तु इधर रखी हुई है और फोकस भी इधर होता है, तो वस्तु की दूरी भी निगेटिव होगी और फोकस दूरी भी निगेटिव होगी, सिंपल, तो इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव लिया है। अब चलो यहाँ पे हम लोग दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे, यहाँ के दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v, इसका क्रम भी बदल सकते हो, पहले 1/v + 1/u कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आप लोग का दर्पण का सूत्र है, और लेंस में बीच में माइनस हो जाता है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे अब जो जो चीज़ें दिया है उसको रख लेते हैं। हम लोग का f दिया है, f कितना दिया है, -15, यहाँ पे है ना -15, तो 1/f, f का जगह -15 हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। उसके बाद 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी -30 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो -30 हमने रख लिया, प्लस 1/v, भी का मान नहीं दिया तो उसको उसी तरह रहने देते हैं। अब चलो इसको पक्षांतर करते हैं, तो 1/v = क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि देखो यहाँ हमने 1/v को हमने इधर ही रख रखा है, इस मतलब 1/, ये जो मतलब -30 है इसको हमने इधर लाया, ठीक। तो इधर लाएंगे तो 1/30 क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, यानी ऊपर निगेटिव से गुणा करेंगे तो फाइनली यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये निगेटिव इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, यानी प्लस 1/30 और ये -1/15 इधर हो जाएगा, और इधर 1/v हो जाएगा, यानी 1/v, और पूरा हम बदल देंगे तो 1/v = ये 30 - 1/15, ये हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आप कर लेना इसको, ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 15 और 30 का लॉस जो होगा 30 ही होगा, ये 30 से कम 30 और 1 कम 1, और ये 15 दूना 30, 2 कम 2, यानी 1 - 2, यानी 1 - 2 और बटा 30, और 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी -1/30 यहाँ पे हो गया, यानी 1/v = -1/30, तो v = क्या हो जाएगा, पूरा मतलब बदलेगा, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, तो v = यहाँ से 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो मतलब वस्तु की दूरी होगी, भी क्या होती है, वस्तु की वस्तु की बोल रहा हूँ, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी, 30 सेंटीमीटर दूर पे होगी, और यहाँ निगेटिव मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि वो दर्पण के सामने ही होगी, यानी इधर ही होगी, ठीक, बाएं तरफ ही होगी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ ये तो हमें सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो गया
कि जो वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, वो 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने होगी। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगी। ठीक, ये निगेटिव यही डिनोट कर रहा है कि दर्पण के सामने होगी। अब देखो हमें प्रकृति कैसी होगी भाई, चलो प्रकृति भाई इधर अगर बन रहा है, ठीक है, अगर इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा भाई, क्योंकि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और जो पीछे बनता है वो आभासी होता है। क्लियर। अब चलो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हमें प्रकृति तथा आकार बताइए, हमें आकार बताना है कि कितना मतलब प्रतिबिंब का आकार होगा, लंबाई होगा। तो चलो इसके लिए आवर्धन हम लोग, एक फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, यानी आवर्धन m इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि I बटा O होता है, यानी इमेज की लंबाई, और O यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई। I मीन्स इमेज की लंबाई और O मीन्स ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक, तो आवर्धन m इक्वल टू I बटा O होता है और यही बराबर होता है माइनस भी बटा यू के। माइनस भी यानी वही, भी मीन्स वही क्या, वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी। ठीक, और ये निगेटिव आगे लगा होता है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको रख लेते हैं। अब देखो आई तो हमें ज्ञात नहीं है तो आई को सिंपल इसी तरह रहने देते हैं, और ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें दिया था 2 सेंटीमीटर, हमने देखा था क्वेश्चन में ही। ठीक, और बराबर ये माइनस है तो माइनस, और भी का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे -30, तो कोष्ट में हमने -30 रख लिया, और यू का मान हम लोग का पहले से यहाँ पे यू का मान अवेलेबल था -30, तो यहाँ पे हम लोग -30 रख लेंगे। अब इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कटकर हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, और ये माइनस तो -1, और ये 2 से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, यानी I इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे ध्यान देना। ओके यार, तबीयत खराब होने के कारण बार बार थोड़ा गला बैठ जा रहा है, तो माफ़ करना, वीडियो बार बार बीच में मैं रोक कर शूट कर रहा हूँ। तो देखो I इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे I यानी इमेज की लंबाई 2 सेंटीमीटर आ गई, और हमने ऊपर देखा क्वेश्चन में कि O यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया था। ठीक, यहाँ पे देखो -2 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई और इमेज की लंबाई समान है, लेकिन यहाँ ये निगेटिव चिन्ह ये डिनोट कर रहा है कि जो इमेज होगी वो उल्टी होगी। इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी। तो हमने यहाँ से निकाला कि जो मतलब जो इमेज होगी यानी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये निगेटिव चिन्ह डिनोट कर रहा है कि दर्पण के सामने, और ये डिनोट कर रहा है क्या यहाँ पे निगेटिव कि उल्टा। तो हम लोग लिख देंगे वही कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, ठीक है, वस्तु की ओर यानी वही बाएं साइड में, वास्तविक, क्योंकि इधर वास्तविक ही प्रतिबिंब बनते हैं बाएं साइड में, तो वास्तविक उल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तथा बराबर बनेगी। बराबर क्यों, क्योंकि ये भी इमेज की लंबाई 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे और यह 4 मार्क में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए मैं क्वेश्चन को काफ़ी मतलब धीरे धीरे एकदम आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। अब इसके देखो, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो इसके आधार पे कोई और भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और यही होना चाहिए मकसद, ऐसा नहीं कि हाँ ये सेम टू सेम यही बोर्ड एग्जाम में आए तो मैं यही करूँगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, तब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक आप समझ गए तो इसके आधार पे आपको और क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, चलो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें अथवा वाला जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। जो इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे अथवा कर ये वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है, आप लोग देख सकते हो कि वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। सूर्य के प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम, यानी जिसको वर्ण क्रम आप बोलते हो, में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। ओके, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ। ये ऐसे तो आपको एग्जाम में आपको ना अथवा दे तो आपको ऊपर करो या नीचे करो, एक ही प्रश्न करना होता है, लेकिन हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको ही मतलब पहले मैं लिख रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये फिगर। उसके बाद ये जो चीज़ें ये तो आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं आप लोग ये खुद ही लिख लोगे। ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ओके, चलो यार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो वर्ण विक्षेपण होता है जो क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको मैं समझता हूँ। वर्ण मीन्स वही रंग, ठीक है, और विक्षेपण मीन्स कि उसका मतलब फैल जाना। ठीक, देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो सिंपली क्या है कि ये जो आपको त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, ये त्रिभुज नहीं है, यह एक प्रिज्म है। ठीक है, मान लो ये शीशे की बनी हुई है। ठीक है, एक प्रिज्म है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये श्वेत प्रकाश आ रहा है। श्वेत प्रकाश मीन्स क्या, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी की बात की जा रही है। सूर्य के प्रकाश को नॉर्मली हम श्वेत प्रकाश भी बोल सकते हैं। सूर्य का ये प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे क्या है कि प्रिज्म का यहाँ पे मतलब प्रिज्म में प्रवेश कर रहा है और यहाँ से टकराने के बाद देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से देखो इसका एंगल चेंज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो ये मतलब रिफ्लेक्ट होगा। और उसको रिफ्लेक्ट तो नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वह अपवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये अपवर्तित होगा। तो देखो ये जो प्रकाश है ये अपवर्तित हो रहे हैं। अब कहोगे कि यार यहाँ से एक ही किरण जा रही थी और इतनी किरण कैसे हो गई, तो देखो यही तो क्वालिटी है इस मतलब क्वेश्चन का। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। जी हमें दोस्तों, कुल 7 रंग होते हैं। और जब यह प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अपने उन्हीं 7 रंगों में देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर क्या होता है कि ये रंग अलग अलग जाकर जब इधर वाले भाग पे टकराते हैं तो फिर देखो ये क्या होता है कि इनका एंगल चेंज हो जाता है, कुछ सीधे हो जाते हैं। मतलब ये प्रकाश जैसे जैसे पड़ेगा वैसे ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब एग्जाम में इसका फिगर दर्शा सकते हो। और इधर ये मतलब आकर मतलब चले जाते हैं आगे की तरफ। और ये जो रंग होते हैं ये सातों वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो वो ये मतलब देख लो, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी, ये आप लोग के 7 रंग होते हैं। इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग ज्ञात मतलब करते हैं कि VIBGYOR, विवग्योर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, VIBGYOR, विवग्योर। वी से वायलट यानी बैगनी, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स वही नारंगी। ठीक है, और रेड यानी लाल। ठीक, तो ये ट्रिक है कि विवग्योर, ये याद रखते हैं सिंपली। अब चलो हम लोग इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है आप आसानी से आप लिख सकते हो, ये अथवा वाला प्रश्न था। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ओके, चलो इसको कैसे लिखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले आप वर्ण विक्षेपण हेडिंग डालोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण, और इसमें लिखोगे क्या कि जब सूर्य का प्रकाश एक फलक यानी वही एक प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म के, ओके ठीक है, यहाँ फलक ही लिखोगे। जब सूर्य का प्रकाश एक फलक पर डाला जाता है यानी एक प्रिज्म के फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश यानी निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त करने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ देखो पर्दे पर प्राप्त किया गया और ये 7 रंग की पट्टी प्राप्त हो रही है। ठीक, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है या घटना है वही जो होती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है, या वर्ण विक्षेपण उसे ही कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। बाकी मैंने ये जो लिखा है ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश कर बाहर निकलता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। सूर्य के प्रकाश की इस प्रकार 7 रंगों में जो बटने की या विक्षेपण होने की जो क्रिया है वही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सिंपल इतना भी आप लोग लिख सकते हो, तो ये भी आपका वर्ण विक्षेपण का नॉर्मली डिफिनीशन हो जाएगा। आगे इसमें आप लोग थोड़ा लिखोगे क्योंकि ये 4 मार्क का प्रश्न है तो इतना ही लिखकर नहीं छोड़ोगे। आगे लिखोगे कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की, ठीक है, देखो प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी ये जो 7 रंगों की ये जो पट्टी होती है, ठीक है, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो वही आप लोग लिखोगे कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा के विवग्योर से याद रखा जाता है। और इस पट्टी को या अंग्रेजी भाषा का ये, इसको शब्द तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई
अर्थ नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शब्द नहीं लिखा है, केवल यहाँ लिखा है कि जिसे अंग्रेजी भाषा के विव्योर से याद रखा जाता है। विवग्योर, वी मीन्स वायलेट, मैंने आपको बताया ना, वायलेट यानी बैगनी, ठीक है, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू, ब्लू यानी वही नीला, यहाँ ग्रीन यानी हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड मीन्स वही लाल, ठीक है। तो इस शब्द से इसका क्रम ये याद रखा जाता है, और इसमें क्रम कुछ इस प्रकार नीचे से प्राप्त होता है, ठीक है। विग्योर यानी ये नीचे से। अब देखो यहाँ पे इसका भी लॉजिक है कि ये नीचे क्यों आता है और ये ऊपर क्यों आता है। इन सब का लॉजिक है अपने अपने स्थान पर, इनका कभी ये मतलब स्थान चेंज नहीं होता है, बिल्कुल इसी प्रकार ये मतलब प्राप्त होंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो चलो इसका आंसर यहाँ नीचे लिखा गया है। विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होना है। ओके, इनका अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रंगों का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण इनका विक्षेपण कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है, ठीक। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक, बैगनी जो प्रकाश है, ठीक है, उसका जो अपवर्तन होता है सबसे अधिक होता है, इसीलिए देखो यहाँ सबसे ये नीचे प्राप्त हो रहा है बैगनी, ठीक है। उससे थोड़ा मतलब कम बोले तो इसका प्राप्त होता है, उससे थोड़ा कम बोले तो इसका, उसका, उसका, ऐसे ही मतलब ये क्रम ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो वही लिखा गया है कि विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होना है। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम होता है। यही कारण है कि बैगनी सबसे नीचे आ जाता है और लाल सबसे ऊपर चला जाता है, क्योंकि बैगनी का अपवर्तन ज़्यादा होता है तो बैगनी सबसे नीचे आ जाता है और लाल का सबसे कम होता है तो ये ऊपर चला जाता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तन होता है, तो सिंपल बैगनी रंग का, या सबसे कम अपवर्तन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का, ठीक। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। बाकी आप लोग को मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब करे तो ऐसे भी बोल सकता है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होगा, और आपको चार्ट है उसमें ऑप्शन दे देगा। मान लो यही दे दिया हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, तो इन चारों में से आपको छांटना है। इसमें तो आप छांट लोगे क्योंकि बैगनी आप सीधे सीधे जानते हो कि इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। ये चार दे दिया, मान लो नारंगी दे दिया, पीला दे दिया, हरा दे दिया, नीला दे दिया, तो इसको कैसे आप छांटोगे, तो आपको ये शब्द याद रखना है विवग्योर। इसमें आप लोग देखोगे कि अगर ये चार दिया है, मान लो ये वाला चार दिया है ऑप्शन में, और इसमें से हमें पूछ रहा है कि किसका अपवर्तन ज़्यादा होगा, तो यहाँ आप लोग याद रखना कि भी का अपवर्तन सबसे ज़्यादा और इधर घटते क्रम में रेड का सबसे कम। तो यहाँ पे इसका मतलब भी, इसके बाद इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, तो यानी अगर ये चारों ऑप्शन में भी दे तो इसका अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम होता है, इसी कारण स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग सबसे नीचे तथा लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको याद करने वाली है, लेकिन छोड़िए, चलिए उस चीज़ पे मैं नहीं जाता हूँ, नहीं तो फिर लंबा ये वीडियो जाएगी। आप इतना कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है सब, आप अपने मन से भी लिख कर मतलब बना कर लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझा दिया है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का वर्ण विक्षेपण कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब चलो इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब, अगला प्रश्न इसका यानी तीसरे का क है और यहाँ पे तीसरे का ख है, और इसमें भी अथवा है। चलो हम लोग दोनों प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। पहला इसमें प्रश्न क्या है, मतलब तीसरे का ख में, ठीक है, कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब, एक मिनट, ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको, बार बार गला बैठ रहा है पता नहीं क्यों। देखो 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। ओके, मतलब दो बल्ब है, एक बल्ब ये है मतलब जिस पे 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 60 वाट का बल्ब है और वो 220 वोल्ट के सप्लाई पे चलता है, और दूसरा बल्ब यह है जो 100 वाट का है और 220 वोल्ट के सप्लाई पे चलता है, ठीक। कि दो विद्युत बल्ब को क्या किया गया कि श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में संयोजित किए गए हैं। ओके, तो ये जो दोनों बल्ब है, मान लीजिए वो ये यहाँ पे एक बल्ब
और ये एक यहाँ पे बल्ब, ये पहला बल्ब यहाँ पे और ये एक दूसरा बल्ब, ठीक है। दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम यही होता है ना, एक के बाद एक, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए। यहाँ पे जो है 60 और 220 वाला, और यहाँ पे 100 और 220 वाला, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि दोनों में, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। चलो भाई साहब, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर का है, और उसके बाद ये अथवा वाला प्रश्न है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इसको मैंने देखो यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 60 व 220 वोल्ट वाले बल्ब के लिए, ये जो 60 और 220 वोल्ट वाला बल्ब है, इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 60 वाट दिया है। वाट मीन्स हमें क्षमता दिया है, बल्ब की पावर दिया है कि कितने पावर का है, तो उसकी पावर है 60 वाट। तो यहाँ P इक्वल टू पावर यानी वही शक्ति 60 वाट, और हमें यहाँ पे 220 वोल्ट V लिखने का मतलब कि उसका हमें विभवांतर दिया है, V यानी वही V यहाँ पे 220 वोल्ट है, लेकिन ये 220 वोल्ट क्या है, विभवांतर, और विभवांतर को भी V से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक विभवांतर का जो वोल्ट होता है उसको भी V से डिनोट करते हैं, तो इसलिए V लिखा है। ऐसा नहीं कि इसको विभवांतर पड़ेगा, इसको भी विभवांतर नहीं, ये विभवांतर है, और ये मतलब जिसका मान 220 वोल्ट है, यानी विभवांतर का मात्रक है, ये वोल्ट है, ठीक। जैसे ये शक्ति है P, और इस शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे W लिखा गया है। उसी प्रकार ये विभवांतर है, जिसको V से डिनोट करते हैं, और उसका मात्रक ये वोल्ट होता है, तो यहाँ पे V लिखा गया है, सिंपल। तो पहले बल्ब के लिए हमें पावर यानी शक्ति दिया है 60 वाट, और हमें विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम R की गणना करेंगे, क्योंकि R की गणना करेंगे तभी तो हम I का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ओम के नियम से कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो हमें मतलब I की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि V चूँकि हमें मालूम है, ठीक है। तो हमें R मतलब I ज्ञात करने के लिए R का हमें मालूम करना ज़रूरी है मान। तो यहाँ से हम लोग R का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि चूँकि हम जानते हैं P इक्वल टू, फार्मूला होता है शक्ति का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि P इक्वल टू V स्क्वायर अपन में R, ठीक है। P इक्वल टू V स्क्वायर अपन में R। तो यहाँ से हम लोग का R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R इधर जाएगा, तो यहाँ से और ये इधर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपन में P हो जाएगा, ठीक। अब देखिए V स्क्वायर यानी V का 2 बार मान, तो 220 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, और P पहले बल्ब के लिए हम लोग का 60 दिया है, तो यहाँ P के जगह पे हमने 60 रख लिया, ठीक, सिंपल। 220 का स्क्वायर है, इन 2 बार इसी का गुणा, तो 220 गुणे 220 और बट्टा में 60। अब एक जीरो कट गया, और इन दोनों का गुणा और 6 से भाग दोगे तो आप कर लेना। भाग देने के बाद, करने के बाद 8 से 6.7 आएगा। ये कैलकुलेटर से मैंने किया हुआ है जल्द। बाकी आपको एग्जाम में तो भाई साहब आप 6 से भाग दो, इसमें फिर गुणा करो, आपको तो करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आपका 8 से 6.7 ओम आ गया। क्या पहले इस मतलब जो पहला बल्ब है उसके लिए प्रतिरोध। अब देखो, अब हम दूसरे बल्ब के लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो दूसरा बल्ब क्या था, 100 वाट और 220 वोल्ट का। तो 100 वाट 220 वोल्ट वाले बल्ब के लिए हमें पावर दिया है, शक्ति दिया है 100 वाट, और विभवांतर यानी जो दिया है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से R इक्वल टू हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब R का हमें मान ज्ञात करना है। तो R हम लोग का कौन सा फार्मूला, या सीधे R इक्वल टू V स्क्वायर अपन में P। ये फार्मूला कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे आपको समझा देंगे। हम लोग का फार्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपन में R1, यानी जो शक्ति का फार्मूला होता है, और यहीं से हम लोग R इक्वल टू V स्क्वायर अपन में P हो गया। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला लिख लिया कि R इक्वल टू V स्क्वायर अपन में P, ठीक। अब देखो V स्क्वायर है, यानी 220 गुणे 220, ठीक है, और P यानी P हम लोग का इसके लिए 100 दिया है, तो यहाँ पे 100 रख लेंगे, दोनों शून्य कट जाएगा, और 22 से गुणा होगा तो वो 484 ओम हो जाएगा। यानी पहले बल्ब के लिए हम लोगों ने जो निकाला R का मान, वो हम लोग का 8 से 6.7 ओम आया, और दूसरे बल्ब के लिए 484 ओम आया। यहाँ पे देखो, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कि 1 मिनट, दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ बोल रहा है कि विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए।
अब यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। देखो ध्यान देने वाली ये बात है कि हमने देखा कि दोनों जो बल्ब है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम मीन्स जैसे ये तार जा रहा है तो यहाँ एक बल्ब जुड़ गया, फिर आगे जाकर कहीं यहाँ एक बल्ब जुड़ गया, तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ से आई कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वही विद्युत धारा इसमें से भी पास होगी और वही विद्युत धारा इसमें से भी पास होगी, ठीक है। यानी दोनों बल्बों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से ये मालूम चल रहा है। लेकिन वो कितनी होगी, चलो उसका मान मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आर होगा, यानी कुल प्रतिरोध आपने को पढ़ा होगा फार्मूला कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो आर होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn, यानी जितना प्रतिरोध हो गया तो यहाँ केवल 2 है तो 2 हम लेकर दोनों को जोड़ देंगे। पहला 8 से 6.7 था और दूसरा 4 से 84 था, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1290.7 ओम हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ओम के नियमानुसार, ठीक है, धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से धारा का मान I इक्वल टू सीधे V/R लिख सकते हो, और यह कहाँ से आया तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, तो इसी से यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी हमें R नहीं ज्ञात करना है, हमें I ज्ञात करना है, तो I इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ से I इक्वल टू V/R मैंने लिखा हुआ है और कोष्ट में ओम के नियम से, मतलब ये फार्मूला ओम के नियम से आया हुआ है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ से बराबर V का मान 220 वोल्ट, ठीक, क्योंकि 220 वोल्ट के मेंस में दोनों संयोजित किए गए हैं, और बटे आर यानी तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध 1290.7 है, इसको आप भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद आप लोग का 0.17 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर चूँकि विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, यानी धारा का मान 0.17 एम्पियर आ जाएगा। और यही जो धारा होगी वो दोनों बल्बों में प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में धारा सभी मतलब प्रतिरोधों में समान बहती है, ठीक। लेकिन ये याद रखना कि समांतर क्रम में मतलब अलग अलग होती है। तो यहाँ पे वही लिख दोगे कि चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः दोनों में धारा का मान समान रहेगा, सिंपल, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब चलो इसका एक अथवा वाला प्रश्न था, उसको भी हम लोग करते हैं। ये जो अथवा वाला प्रश्न है कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ओके, किसी चालक के प्रतिरोध यानी वही आर यानी रेजिस्टेंस से आपका क्या तात्पर्य, यानी आप क्या समझते हैं, और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोग लिखोगे प्रतिरोध के बारे में, हेडिंग डाल दोगे आप सब कि प्रतिरोध, और उसके बाद लिखोगे कि किसी चालक, 1 मिनट यार, ओके चलो, आप लोग लिखोगे प्रतिरोध, ऐसे हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि किसी चालक का वह गुण जो किसी, 1 मिनट यार, ये बार बार गला मतलब दिक्कत हो रही है ना, एक्चुअली तबीयत खराब है इसीलिए दिक्कत हो रही है काफ़ी। चलो 1 मिनट में रुक जाता हूँ, 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। ओके चलो देख लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। देखो प्रतिरोध ऐसे आप लोग हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्किट है और यहाँ पे मान लो एक जैसे ये बल्ब है, ठीक है। हाँ, ये बल्ब एक्चुअली बन नहीं पाया है, चलो ये मान लेता हूँ बल्ब है। अगर मान लो यहाँ से कोई भी विद्युत धारा बहेगी तो यहाँ आएगी, तो इस बल्ब द्वारा मतलब विद्युत धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध कहने का मतलब कि ऐसे मान लो यहाँ से 10 एम्पियर की विद्युत धारा आई, तो यहाँ से आई तो यहाँ पे कुछ विद्युत धारा इस बल्ब के द्वारा यूज होगी, यानी खर्च होगी। यानी एक तरह से ये विद्युत धारा के संपूर्ण फ्लो में बाधा उत्पन्न कर रहा है यह बल्ब। तो बल्ब यहाँ क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है, यही मतलब है, ठीक। तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक। और यह प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो चालक का जो प्रतिरोध है उसका फार्मूला आता है कि चालक का प्रतिरोध बराबर चालक के सिरों के बीच विभवांतर में, इस चालक के सिरों के बीच मतलब कितना विभवांतर है, और बटा में चालक में प्रवाहित धारा, इस चालक में मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी चालक का प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसको भी से, और चालक
में प्रवाहित धारा को I से, यह फार्मूला आप लोग लिख दोगे। तो इस प्रकार आप लोग लिखोगे यहाँ पे कि किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या मतलब क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, तो इसका आप ऐसे कुछ लिख दोगे। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है 1 मिनट कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख दोगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी लिख दो, बेटर रहेगा। अब देखो यह किन किन बातों पे निर्भर करता है, इसको देख लेते हैं। देखो चूंकि हम जानते हैं कि रो इक्वल टू आर इंटू A/L, ये एक फार्मूला होता है, मतलब रो इक्वल टू रो किसको डिनोट करता है, घनत्व को, कि किसी तार या किसी चीज़ का घनत्व जो होता है वो बराबर होता है R इंटू A/L। यानी यहाँ से अगर आप R निकालो तो वो रो इंटू L/A हो जाएगा। तो इस फार्मूले के अनुसार आप निकाल सकते हो कि वो मतलब जो चालक का प्रतिरोध यानी R होता है वो किस किस बातों पे निर्भर करता है। वो यहाँ रो पे डिनोट करेगा, यानी कोई भी डिवाइस रहे उसके घनत्व पे निर्भर करेगा, उसके लंबाई पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, लंबाई L, और उसके क्षेत्रफल यानी एक तरह से मोटाई कह सकते हैं, उसके मोटाई पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अतः किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल, लंबाई और घनत्व लिख सकते हो, या ताप आप सीधे सीधे लिख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं घनत्व का मतलब हम निकाले तो वो ताप से ही कहीं ना कहीं मतलब निकलेगा। तो यहाँ से आप घनत्व तथा ताप लिख देना कि घनत्व तथा ताप पर निर्भर करता है, सिंपल ऐसे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, और यह 4 मार्क का प्रश्न है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका 4 मार्क आपको देकर जाएगा। तो देखो इस वीडियो में हमने अब तक, ये लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई, इसमें हमने लगभग अब तक जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, देखो पहले आपका जो अब भी जो 2023 का पेपर आएगा, इसमें आप लोग का जैसे फिजिक्स का पार्ट अलग, बायोलॉजी का पार्ट अलग, और जो केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक, तो इसमें हमने फिजिक्स का पार्ट लगभग ख़त्म ही कर लिया है, बस इसमें ये एक मतलब प्रश्न है चौथा, इसमें 2 प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसको करेंगे तो ये लंबा वाला प्रश्न है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगी वीडियो, तो फिर दिक्कत होगी काफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी आप बताइएगा, यहाँ तक अगर कोई भी किसी भी मतलब कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। और एक्चुअली मेरी तबीयत भी आज थोड़ी बहुत ख़राब थी, बार बार गला पता नहीं क्यों बैठ जा रहा है, शायद मुझे मतलब तबीयत वही खराई वराई सब थोड़ा नॉर्मली सिर दर्द कर रहा है, उसी कारण हो सकता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए थैंक यू।